जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 DPI द्वारा जारी की गई नई क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से बाजार का कौन सा स्वरूप कीमत निर्धारक होता है। कीमत निर्धारक मीन्स जो विक्रेता है वो स्वयं ही कीमत निर्धारित करता है। तो एकाधिकार बाजार में एक ही विक्रेता होता है, वह जिस वस्तु को बेचता है उसकी कीमत को वह स्वयं ही निर्धारित करता है। तो कीमत निर्धारक कौन होता है? एकाधिकारी होता है। फिर है पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में जो विक्रय लागतें होती हैं वो ना के बराबर होती हैं। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि ना तो यातायात पर व्यय होता है, ना ही किसी प्रकार का विज्ञापन व्यय होता है, इसलिए जो विक्रय लागतें होती हैं वह ना के बराबर होती हैं। फिर है पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेता और विक्रेता की संख्या कैसी होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो क्रेता और विक्रेता होते हैं उनकी संख्या अत्यधिक होती है, उनकी संख्या अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक। फिर है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कैसी होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में जो उद्योग होता है वो कीमत निर्धारित करता है और जो फर्में होती हैं वे उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही वस्तु को बेचती हैं। तो जो फर्में होती हैं वो क्या होती हैं? कीमत स्वीकारक होती हैं और उद्योग जो होता है वो कीमत निर्धारक होता है। फिर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार में कोई प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। तो यह कथन क्या है? असत्य है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार में कोई प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। नाम से ही स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता है, यानी प्रतियोगिता पाई जाएगी, जबकि यहाँ क्या लिखा है? प्रतियोगिता नहीं पाई जाती, इसलिए यह कथन गलत है। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत ले सकते हैं। हमें पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो उद्योग होता है वो कीमत निर्धारित करता है और जो फर्में होती हैं वो क्या करती हैं? उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही अपनी वस्तु को बेचती हैं। तब वे अलग अलग क्रेता से अलग अलग कीमतें ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। फिर है फर्म का साम्य। एक फर्म साम्य में कब होती है? जब AR यानी औसत आगम और MR यानी सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं, जब फर्म साम्य की स्थिति में होती है। सोना का बाजार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, क्योंकि हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर इसका क्रय विक्रय किया जा सकता है। दूध का बाजार स्थानीय बाजार है, क्योंकि इसे हम स्थान विशेष पर ही बेचते हैं, दूर बेचने में इसके खराब होने का भय होता है। कपड़े का बाजार राष्ट्रीय बाजार है, क्योंकि कपड़ा जो है राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्रय विक्रय किया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को सविस्तार समझाइए। अर्थात पहले हमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ और फिर विशेषताएं लिखना है, लेकिन पहले हम विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो क्रेता और विक्रेता होते हैं वो बहुत अधिक संख्या में होते हैं। बहुत अधिक संख्या में आप इस चित्र से याद रख सकते हैं। विवरण आपको क्या लिखना है? पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है। वस्तु की जो कीमत होती है वो एक ही होती है, इसलिए कोई भी क्रेता या कोई भी विक्रेता जो है वो कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। यानी यदि आप बाज़ार में देखें कि आप कोई क्रेता कहे कि मैं ज़्यादा वस्तु ले रहा हूँ तो मुझे सस्ती दे दो, या कोई विक्रेता कहे कि मैं जो है कम कीमत पर वस्तु बेचूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है कि इसमें वस्तु का मूल्य एक ही होता है, इसलिए ना तो क्रेता ना विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित करते हैं। दूसरा, वस्तुएं समरूप होना चाहिए। तो इस चित्र से विवरण याद हो जाएगा। समरूप का अर्थ क्या है कि वस्तुएं रंग, रूप, आकार, किस्म, गुण, पैकिंग सभी में बिल्कुल एक जैसी होती हैं, यानी वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापन होती हैं। तीसरी विशेषता है कि बाजार का पूर्ण ज्ञान।
अब बाज़ार का पूर्ण ज्ञान किसे होता है? क्रेता और विक्रेता को। इसका क्या फ़ायदा होता है? बाज़ार का पूर्ण ज्ञान का मतलब बाज़ार में सभी वस्तुएं चूँकि एक ही कीमत पर बिकती हैं, तो क्रेता को पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कि पता होता है कि कहाँ कि सभी जगह एक ही कीमत पर वस्तु बिक रही है, तो वह अधिक कीमत देने को तैयार नहीं होता। विक्रेता को क्या लाभ होता है कि उसे किसी भी प्रकार के विज्ञापन पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता। तीसरा है स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। स्वतंत्रता किसे होती है? सभी फर्मों को। किसकी स्वतंत्रता होती है? प्रवेश, यानी मान लीजिए सभी फर्म जो हैं बाज़ार में उन्हें लाभ हो रहा है तो कोई नई फर्म लाभ को देखकर प्रवेश कर सकती है, और यदि फर्मों को हानि होती है तो फर्म जो है हानि होने पर बहिर्गमन यानी व्यापार को छोड़कर जा सकती हैं। सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई कानूनी, सरकारी या कृत्रिम रुकावट उत्पन्न नहीं की जा सकती। अब हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार का अर्थ क्या है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार की वह दशा है जिसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है। तो ये पहली जो विशेषता है उससे हमने अर्थ बनाया है। इसमें कोई भी क्रेता या विक्रेता व्यक्तिगत रूप से कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, और समस्त वस्तुएं जो हैं वो एक ही मूल्य पर बेची जाती हैं सभी। तो आप यदि विशेषताओं को मिलाकर अर्थ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फिर बोल्डिंग ने पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा दी है कि पूर्ण प्रतियोगिता व्यापार की वह स्थिति है जिसमें प्रचुर संख्या में क्रेता विक्रेता बिल्कुल एक सी ही वस्तु का क्रय विक्रय करने में लगे हैं, जो एक दूसरे के अत्यधिक निकट संपर्क में होते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु का क्रय और विक्रय करते हैं। मतलब जो क्रेता विक्रेता होते हैं वो बिल्कुल एक जैसी वस्तु एक ही कीमत पर खरीदने और बेचने के लिए एक दूसरे से निकट संपर्क में होते हैं। देखिए, आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर लगभग मिलते जुलते हैं। यदि आपको आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, तो आपको केवल अर्थ लिखना है और 5 विशेषताएं जो अभी आपने पढ़ी हैं वो लिखना है। यदि आपको आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार को विस्तार से समझाइए, तब आपको अर्थ और परिभाषा दोनों लिखना है। ये जो आपने 5 विशेषताएं लिखी हैं इनके केवल पॉइंट लिखना है, इनका विवरण नहीं लिखना है। इसके बाद आपको कुछ विशेषताएं और भी लिखना है, क्योंकि सविस्तार का अर्थ होता है कि आपको पूरी विशेषताएं बताना है, और विशेषताएं लिखी हैं तो आप कोई सी भी 5 विशेषताएं लिख सकते हैं। तो अन्य विशेषताएं क्या हैं कि क्रेता और विक्रेता को वस्तु की मांग और पूर्ति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी क्रेता और विक्रेता को ये पता होना चाहिए कि कौन सी वस्तु कहाँ किस मूल्य पर बिक रही है। उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण गतिशीलता होना चाहिए। यदि किसी को आप जहाँ रहते हैं वहाँ काम नहीं मिल रहा तो वो दूसरे देश में या दूसरे स्थान पर जाकर काम कर सकता है। यातायात लागतों की अनुपस्थिति। फर्में इतनी पास होती हैं कि कोई भी यातायात लागतें नहीं पाई जाती। समान मूल्य। समान मूल्य का अर्थ है कि जो वस्तु है वो एक ही मूल्य पर समस्त बाज़ार में बिकेगी, कोई प्रतिबंध नहीं। जो सरकार होती है वह किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध जो है फर्म पर नहीं लगाती है। विक्रय लागतों का अभाव, यानी विज्ञापन पर किसी भी प्रकार का कोई व्यय नहीं किया जाता है। तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि विशेषताएं यदि आएँ तो 5 नंबर में 5 विशेषताएं लिखकर उनका वर्णन लिखना है, और यदि सविस्तार आए तो आपको पूरी 11 विशेषताएं लिखना है, परिभाषा लिखना है, लेकिन पॉइंट लिखना है, विवरण नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाज़ार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में अंतर बताइए। देखिए, बाज़ार मूल्य का मतलब है कि आप मान लीजिए कि टमाटर लेने बाज़ार गए। एक दिन आपको टमाटर 10 रुपये किलो मिले, एक दिन 8 रुपये किलो मिले और एक दिन 12 रुपये किलो मिले। अब आपसे कोई पूछता है कि आजकल टमाटर का क्या रेट चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? 10 रुपये के आसपास। तो जो आपने कहा 10 रुपये के आसपास, तो ये है सामान्य मूल्य, और जो रोज़ आपको जिस कीमत पर टमाटर मिल रहे हैं वो क्या है? बाज़ार मूल्य। तो बाज़ार मूल्य जो होता है उसका समय क्या होता है? अल्पकालीन मूल्य होता है,
यानी रोज़ डेली का जो समय है वो अल्पकाल है, जबकि सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है, यानी 10 रुपये किलो हो सकता है, 10 रुपये के आसपास पूरे महीने तक चले। वास्तविक एवं काल्पनिक, बाजार मूल्य वास्तविक होता है, वास्तव में बाजार में आप इस मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं। सामान्य मूल्य काल्पनिक होता है, हो सकता है कि 10 रुपये के आसपास तो बिके लेकिन 10 रुपये किलो कभी ना बिके। संतुलन, बाजार मूल्य जो होता है मांग और पूर्ति की शक्तियों का अस्थायी संतुलन है, क्योंकि रोज़ डेली कीमत बदलती रहती है, जबकि सामान्य मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों का स्थायी संतुलन है, क्योंकि यह कीमत लगभग कुछ समय के लिए स्थिर रहेगी। प्रभाव, बाजार मूल्य जो है उसके निर्धारण में मांग का अधिक प्रभाव होता है, यानी यदि बाजार में किसी वस्तु की मांग जो है वो बढ़ जाए तो क्या होगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, जबकि सामान्य मूल्य के निर्धारण में पूर्ति का प्रभाव अधिक होता है। लाभ हानि, बाजार मूल्य पर यदि आप वस्तु को बेचते हैं तो आपको यदि मान लीजिए किसी समय डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो आपको असामान्य लाभ हो सकता है। सामान्य लाभ, मांग बिल्कुल ना रहे तो हानि भी हो सकती है, लेकिन सामान्य मूल्य में आपको केवल सामान्य लाभ होगा, असामान्य लाभ नहीं हो सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण के संबंध में अलग अलग अर्थशास्त्रियों के भिन्न भिन्न मत थे। जो एडम स्मिथ और रिकार्डो थे, इनका क्या मत था कि कोई वस्तु है उसका जो मूल्य होगा वो उसकी उत्पादन लागत यानी पूर्ति के आधार पर होगा। यानी यदि वस्तु की उत्पादन लागत ज़्यादा है तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, उत्पादन लागत कम है तो उसकी कीमत कम होगी। एडम स्मिथ और रिकार्डो जो हैं उन्होंने क्या कहा कि वस्तु का मूल्य जो है उसकी सप्लाई, पूर्ति या उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित होता है। यदि उत्पादन लागत अधिक है तो मूल्य अधिक होगा, लागत कम है तो मूल्य कम होगा। अब दूसरे अर्थशास्त्री आए बालरस और जैवंस। इन्होंने क्या कहा कि किसी वस्तु की जो कीमत होती है वो उसकी उपयोगिता के आधार पर निर्धारित होती है, यूटिलिटी के आधार पर निर्धारित होती है। यानी यदि वस्तु की उपयोगिता अधिक है तो कीमत अधिक होगी और उपयोगिता कम है तो कीमत भी कम होगी। अब जो मार्शल थे उन्होंने इस विवाद को समाप्त करके अपना नया विचार दिया कि किसी वस्तु का मूल्य जो है वो मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए कि जो कैंची होती है, कैंची से यदि हमें कोई चीज़ काटना है तो उसके दोनों फलकों की आवश्यकता होती है, वैसे ही किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण के लिए मांग और पूर्ति दोनों शक्तियों की आवश्यकता होती है। अब इसे हम रेखा चित्र और तालिका के द्वारा देखते हैं। जैसे यदि वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो मांग कितनी है, 500, बस यानी कीमत कम है तो मांग ज़्यादा है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मांग क्या होगी, घटती जाएगी। ऐसे ही यदि हम पूर्ति को देखें, अगर आप पूर्ति करता हैं, बेचने वाले हैं, अगर आपको कीमत कम मिलेगी तो आप कम वस्तु बेचेंगे, कीमत जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आप पूर्ति भी बढ़ाते जाएंगे। इन शॉर्ट आपको क्या करना है कि मांग को घटते क्रम में लिखना है और पूर्ति को बढ़ते क्रम में लिखना है। बीच में 300 पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं तो यह संतुलन मूल्य होगा, यहाँ कीमत निर्धारित हो जाएगी। अब आप इसका चित्र कैसे बनाएंगे कि ये कीमत है, डी मांग वक्र है, एस पूर्ति वक्र है, वाई बिंदु, ये बिंदु वाई है, यहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं और यही क्या होगी, संतुलन कीमत होगी, यहाँ पर मूल्य निर्धारित हो जाएगा। यदि आपकी लिखने की स्पीड अधिक है तो आप इस आंसर को थोड़ा और बड़ा लिख सकते हैं। पहले तो आप ये लिखेंगे, इसके बाद आप वस्तु की मांग और पूर्ति को अलग से बता सकते हैं कि वस्तु की मांग जो है वो उपभोक्ताओं के द्वारा की जाती है और उपभोक्ता जो मांग है वो उपयोगिता के आधार पर करता है। उपयोगिता अधिक होने पर कीमत अधिक देता है। मान लीजिए आपको कोई वस्तु ज़्यादा उपयोगी है तो आप उसकी ज़्यादा कीमत देने तैयार होंगे, और अगर उसकी उपयोगिता कम है तो आप उसकी कीमत कम देंगे। लेकिन
संतुलन बिंदु जो होगा तब कीमत जो है सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी, उससे अधिक नहीं होगी। ऐसे ही वस्तु की पूर्ति, मान लीजिए आप पूर्ति करता हैं तो आपको यदि लागत अधिक होगी तो आप कीमत अधिक लेंगे और लागत कम होगी तो कीमत कम लेंगे। लेकिन संतुलन की स्थिति में क्या होगा, आपकी जो कीमत होगी वो लागत के बराबर होगी। इसके बाद ये लिख सकते हैं, यानी आपको पहले ये लिखना है, फिर मांग और पूर्ति और लास्ट में ये। अगर आपकी स्पीड कम है तो ये आप मांग पूर्ति वाला पोर्शन स्किप कर सकते हैं। लाभ अधिकतमीकरण को विस्तार से समझाइए। लाभ अधिकतमीकरण मतलब अधिकतम लाभ। अधिकतम लाभ कब होता है, जबकि आपका कुल आगम कुल लागत से ज़्यादा हो। आगम का मतलब है कि आपने मान लीजिए कि एक वस्तु बेची और आपको 50 रुपये मिले। लागत का मतलब है उस वस्तु को बनाने में आपने 40 रुपये खर्च किए। आपके लागत और आगम का अंतर जितना अधिक होगा वही आपका क्या होगा, लाभ होगा। तो एक फर्म लाभ अधिकतमीकरण की स्थिति में कब होती है, जब कुल लागत और कुल आगम का अंतर अधिकतम होता है। अब जो कुल लागत और कुल आगम का अंतर जब अधिक होता है वो उस स्थिति में फर्म संतुलन की अवस्था में होती है। यानी संतुलन की अवस्था का अर्थ है कि उत्पादन को ना तो बढ़ाना चाहती है और ना ही घटाना चाहती है। अब फर्म संतुलन में कब होती है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त है कि वस्तु की जो कीमत है उसकी लागत और आगम के बराबर हो। वस्तु की कीमत सीमांत लागत और सीमांत आगम के बराबर हो। दूसरी शर्त है कि जो सीमांत लागत है वह ह्रासमान होना चाहिए, नीचे की ओर जाना चाहिए, ना कि ऊपर की ओर जाए, नीचे की ओर जाना चाहिए। तीसरी शर्त है कि अल्पकाल में जो कीमत है वो औसत परिवर्तनशील लागत से ज़्यादा होना चाहिए और दीर्घकाल में कीमत औसत लागत से ज़्यादा होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को हम आगे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज़ है इसमें कि जैसे ये चित्र है, चित्र बहुत सरल है, आप एक दो बार बना के, ये आपकी कीमत स्थिर है और ये आपका MC है, ये आपकी लागत है, ये आपकी कीमत है, यही आपकी यहाँ पर ये आपकी कीमत है और यही जो कीमत होती है वही हमारी MR होती है। यानी मान लीजिए कि वस्तु की कीमत जो है 50 रुपये है तो बेचने पर आपको 50 रुपये मिलेंगे, तो यही आपकी कीमत है और यही आपका आगम है। तो यदि हम इस चित्र की व्याख्या करें तो F बिंदु पर क्या है कि MC और MR दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन ये F बिंदु जो है संतुलन का बिंदु नहीं है। क्यों नहीं है संतुलन का बिंदु, क्योंकि दूसरी शर्त क्या थी कि MC ह्रासमान नहीं होना चाहिए। यहाँ MC क्या है, ह्रासमान है, यानी नीचे की ओर जा रही है। आप बहुत सिंपल वे में ये समझें कि ये जो है लागत है और ये आपको बेचने से पैसा मिलेगा, कीमत है। अब आपकी लागत तो है ज़्यादा और कीमत है कम। लागत मान लीजिए है 50 रुपये और कीमत है 40 रुपये, तो लाभप्रद है क्या F की स्थिति। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्थिति है वो लाभ की नहीं है। जो F है वो लाभ की मतलब सामान्य लाभ की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कीमत और लागत दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। लेकिन ये संतुलन की स्थिति नहीं होगी। ये संतुलन की स्थिति क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद भी यदि आप उत्पादन को बढ़ाते हैं तो आपकी आगम और लागत का अंतर बढ़ता जाएगा। यानी आपके जो आगम है, वस्तु की कीमत तो है 50 रुपये और इससे ज़्यादा आप उत्पादन करेंगे तो क्या होगा, आपकी लागत घटती जाएगी। लागत घटेगी तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। अब आपका लाभ बढ़ते बढ़ते ई बिंदु पर पहुंच गया। अब ई बिंदु पर फिर से क्या हुआ कि आपकी लागत और आगम दोनों बराबर हैं, परंतु ये क्या संतुलन का बिंदु है, हाँ
ये संतुलन का बिंदु है क्योंकि यहाँ संतुलन की दूसरी शर्त भी पूरी हो रही। दूसरी शर्त क्या है कि MC जो है वो ह्रासमान नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर MC बढ़ती हुई है, घटती हुई नहीं है। परंतु इस बिंदु के बाद भी यदि आप उत्पादन को जारी रखते हैं तो क्या होगा, आपकी लागत तो हो गई ज़्यादा और आपका आगम क्या हो गया, कम। तो आपको ये क्या हो जाएगी, हानि। तो शॉर्ट में जब आप लागत पहले क्या हो रही है, घट रही है, F बिंदु पर लागत और आगम बराबर है, संतुलन का बिंदु नहीं है क्योंकि लागत अभी भी घट रही है, आप उत्पादन बढ़ाएंगे तो आपका लाभ बढ़ेगा। E बिंदु संतुलन का बिंदु है क्योंकि यहाँ लागत और आगम दोनों बराबर हैं और लागत जो है ह्रासमान नहीं बल्कि बढ़ती हुई है। ई बिंदु के बाद उत्पादन बढ़ाएंगे तो लागत ज़्यादा हो जाएगी और आगम यानी आय कम हो जाएगी तो फिर हानि होगी। तो ई बिंदु जो है वो संतुलन का बिंदु है क्योंकि यह जो है संतुलन की सभी शर्तों को पूरा करता है और यही जो है लाभ अधिकतमीकरण के लिए आवश्यक शर्तों को भी पूरा करता है। अब हम इसको एक टेबल के माध्यम से समझते हैं कि एक फर्म कब उत्पादन करती है, जबकि उसकी एमआर यानी आय जो है, सीमांत आगम जो है, सीमांत लागत दोनों बराबर हो तब फर्म उत्पादन करेगी। दूसरी शर्त यह है कि एमआर जो है ABC से बराबर हो या ज़्यादा हो। ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि मान लीजिए कि आपकी वस्तु 40 रुपये में बिक रही है। अब 40 रुपये में बिक रही है तो यदि आप पूरी लागत वसूल ना भी कर पा रहे हैं 40 रुपये में, लेकिन केवल परिवर्तनशील लागत, केवल मजदूरों की मान लीजिए मजदूरी तो आप वसूल कर ही पा रहे हैं, भवन का किराया वसूल नहीं कर पा रहे। भवन तो आपका घर का है लेकिन ये तो स्थिर लागत है, लेकिन आप औसत परिवर्तनशील लागत को तो वसूल कर ही पा रहे हैं, तो सोचेंगे कम से कम इतना ही वसूल हो जाए। तो अल्पकाल में क्या है, फर्म तब भी उत्पादन करती है जब तक कि उसकी ABC औसत परिवर्तनशील लागत वसूल होती रहे। अब अधिकतम लाभ कब होगा, जब MR और MC दोनों बराबर हों और MC वक्र जो है बढ़ता हुआ हो, घटता हुआ ना हो। अल्पकाल में कीमत जो है औसत परिवर्तनशील लागत से ज़्यादा हो और दीर्घकाल में कीमत औसत लागत से ज़्यादा हो। फिर फर्म असामान्य लाभ यानी बहुत अधिक लाभ कब प्राप्त करती है, जबकि उसका आगम यानी आय, औसत आय ज़्यादा है और औसत लागत कम है। सामान्य लाभ कब प्राप्त करती है, जब औसत आय और औसत लागत दोनों बराबर है। हानि कब प्राप्त करती है, जब औसत आय कम है और औसत लागत ज़्यादा है। आपकी आय 40 रुपये है और लागत 50 रुपये है तो आप उत्पादन नहीं करेंगे, हानि उठाएंगे। उत्पादन बंद कब करेंगे, जबकि आपकी AR और बराबर ABC है, तब आप उत्पादन को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। थैंक यू।